अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सेंट्रल इलेक्शन की दौड़ तेज तर। पीपल्स पार्टी ने गालिबन ऐसी कोई ऑफर कर दी एमक्यूएम को जिसके बारे में उन्हें एक मरतबा नहीं 2 मरतबा सोचना पड़ा है। पहला इजलास उनका बेनतीजा हुआ है। खान साहब भी अब खुद पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। तमाम जमातें इस वक्त कड़ाके का जोर लगा रही हैं। सेनेट इलेक्शन चंद ही दिनों की दूरी पे है। इसके बाद बात होगी अदालती राय के बाद क्या होगा। कल अपनी कीमती राय से अदालत आलिया नवाजेगी और उसके बाद क्या इलेक्शन किस तर्ज पे होंगे जैसे हुकूमत चाहती है, क्या उस तर्ज पे हो पाएंगे जिसमें शो ऑफ हैंड होगा या पुराने रवायती तरीके से होंगे। इसके लिए वेट करना होगा। चंद ही घंटों की बात रह गई है। वोट महंगा तरीन लेकिन तालीम की बेकदरी, ये हम नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा वोट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। लेकिन उस आपके स्कूल्स का, तालीम का जरा सूरत हाल देख लीजिए कि ये पैसे जो हैं वापस अमीरों से अमीरों में ही सर्कुलेट करते हैं। अवाम में कहाँ लग रहा है पैसा, ये मनाजिर आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एमक्यूएम को वाजे ऑफर दे दी है। वैसे भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का लव हेट रिलेशनशिप चलता ही रहता है। एक ही जगह उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, कभी एलाइज बनते हैं, कभी मुखालिफ बनते हैं। लेकिन फिलहाल हुकूमती एलाय होने के बावजूद पीपल्स पार्टी थोड़ा सा उनको अपनी तरफ ल्योर कर रही है। बिलावल साहब ने क्या कहा आज जरा सुन लीजिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, वो कराची से मुंतखब हुए हैं और वफाकी हुकूमत ने कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा है। तो हम समझते हैं कि वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं कराची के हकूक के लिए, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। इस वक्त एमक्यूएम की वोट की काफी कदरो कीमत है, खासतौर पे वो जो एक नशिस्त है जिसपे मुकाबला होना है, जो है यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस हफीज शेख साहब। ये मसला क्या है? नासिर शाह साहब और फैसल सब्जवाई ने कल इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीपल्स पार्टी प्रपोजल लेकर गई एमक्यूएम के पास। एमक्यूएम ने कहा हम गौर करेंगे। आज एक इजलास हुआ है, उस पर उन्होंने कहा अभी कुछ तय नहीं हुआ। लेकिन पहले सुन लीजिए प्रपोजल क्या था, फिर जरा शुरू में एमक्यूएम से बात करते हैं कि भाई इतनी क्या डेलिब्रेशन हो रही है। ये बात तो हुई है हमारी कि सेनेट के जो वोट हैं उसमें हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। इनकी 2 नशिस्तें हैं, एक जनरल की और एक लेडीज की है, उसमें हम इन्हें सपोर्ट करें और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको ये सपोर्ट करें यहाँ भी, और फिर वफाक में जो गिलानी साहब हैं वहां भी हमें सपोर्ट चाहिए। नासिर शाह साहब ने और दीगर दोस्तों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट के हवाले से गुफ्तगू की है। यही गुफ्तगू हम दयानतदारी के साथ अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या फैसला हमारी अक्सरियत करती है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई से साथ होंगे। चौधरी मंजूर अहमद साहब हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारा साथ देंगे। मलिक अहमद खान साहब भी होंगे। लेकिन आगाज करते हैं एमक्यूएम से, इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनका एक इजलास हुआ, उसमें कोई फैसला हो नहीं पाया। अमीनुल हक साहब रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी वजीर बराए आईटी हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश हमारी ये है कि उनसे हमारा राब्ता हो जाए। गालिबन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन हम शुरू में गुफ्तगू एमक्यूएम के हवाले से ही करना चाहते हैं। असद उमर साहब जो हैं उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा कि तमाम इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे और ऑब्वियसली मतलब वो इस वक्त बात एमक्यूएम की ही कर रहे हैं। अमीनुल हक साहब से हमारा राब्ता दोबारा हो गया। बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी जो इजलास खत्म हुआ है, इतलात है उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया, क्या ये बात दुरुस्त है? और कहां मतलब क्या ऐसी जबरदस्त पुरकशिश ऑफर कर दी है पीपल्स पार्टी ने कि इसके बाद एक और इजलास बुलाना पड़ेगा, फिर उस पर गौर करेंगे? देखिए मारिया, बात ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात है और तमाम फैसले जमहूरी तरीक़ेकार के हिसाब से करती है। फिर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान इस बात को समझती है कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक बदली हुई निखरी हुई एमक्यूएम है जो बाहमी मशावरात और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में ही अपने फैसले करती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह सियासी पार्टी तमाम सियासी पार्टियों से मिलती रही हैं, आज से 4-5 दिन पहले माय गुड फ्रेंड हफीज शेख साहब और असद उमर साहब तशरीफ लाए थे अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ। हमने उनसे खुले दिल खुले जहन के साथ मज़ाकरत किए। फिर कल ऑल ऑफ ए सडन पीपल्स पार्टी का मैसेज आया, वो आना चाहते थे। सियासी पार्टी हैदराबाद के दरवाजे सबके लिए खुले हुए। हमने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, बावक़ार तरीके से ट्वीट किया, उनके लिए बेहतरीन खाना का इंतजाम किया गया था। और उसके बाद हमने क्या फैसला किया कि बाहमी मशावरत करेंगे। बाहमी मशावरत हमारी जारी वो सारी है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि 18वीं तरमीम के पास जो इख्तियारात, जो वसाइल सूबाई हुकूमत के पास है, क्या सूबाई हुकूमत ने पिछले 13 सालों में उसको शहरी सिंध के हवाले से, तरक्काती कामों के हवाले से इस्तेमाल किया? यकीनन जब हम देखते हैं कि 13 साल गुजर जाता है और कराची शहर में एक 13 बसें भी नहीं आती है,
13 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि 13 लीटर पानी भी नहीं आता है। तो कराची के हम तो अपनी जगह सवाल रखते हैं, ठीक है, कि व्हाट नेक्स्ट, क्या जो दावे जो वादा एमकेएम के साथ किया जाएगा, क्या उस पर अमल भी कराया जाएगा? तो आपसे जो विफाक ने वादे किए, क्या वो वफा हुए? और आप लोग गए नहीं तहरीक इंसाफ के जोराने में? चले कोई एक आध मेंबर चला जाता, पूरी जमात नहीं जा पाई, कोई होगी, लेकिन एक टोकन शमूलियत होती है ना, वो भी नहीं हुई, वो क्या वजह? हाँ, देखिए, मैंने अर्ज किया कि एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर है, लेकिन अलग सोच, अलग नजरिया, अलग मंशूर भी है। जहां तक गुजराने में ना जाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल एमकेएम पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया और कहा कि तमाम अरकान सभा असेंबली तंजीमी मामला के सिलसिले में मसरफ अमल थे और साथ साथ पीटीआई और जीडीए के साथ एमकेएम का एक मुकम्मल रास्ता मौजूद है। और जो तरीक़ेकार है कि किस तरीके से वोटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी, मैं समझता हूँ कि एमकेएम चूंकि पिछले 40-41 साल से मुख्तलिफ ऐवानों में मौजूद रही है और हमारे पास जो अराकीन असेंबली आज भी सभा असेंबली मौजूद है, वो इतने एक्सपर्ट किस्म के कि उन्हें पता है कि किस तरीके से वोटिंग कास्ट होती है, किस तरह से सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, 4, 5 और 6 तक जो बैलेट जाता है, उसके ऊपर उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें एमकेएम अपने जराए से भी, अपने तरीकेकार, अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी अपने अराकीन असेंबली के लिए प्रैक्टिस कर रही है। इसीलिए आप लोगों ने उन्हें कहा है कि अब चंद दिनों तक शहर में ही रहिए और उनको मखसूस मकाम पे ठहराएंगे। क्या खदशात हैं आपके? मतलब अगर ये सब उनको मालूम है, प्रोसेस भी मालूम है, तो फिर ये क्या खदशात? आपको लगता है कहीं इधर उधर हो जाएंगे वोट्स? देखिए, दो चीजें थी। सबसे पहले मैं आपको खदशात का जिक्र कर देता, फिर आपने पूछा कि वफाकी हुकूमत ने वादा क्या किया था। देखिए, खदशात से मैं आपको हट कर दूं कि हमेशा हर सियासी पार्टी अपनी माजी की कोताहियों और गलतियों से सीख कर आगे बढ़ती है। हम आपके पास 2018 देख लेते हैं। 2018 में हम सबने देखा कि केपीके में जिसे कहते हैं कि पैसे का बोरियां खोल दी गई। इसी तरीके से मेरा हाल है कि बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे हमारे जो नेशनल मीडिया इस पर सिंध के हवाले से जिक्र नहीं होता। 2018 मार्च, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की जो अदवी अक्सरियत थी उसके हिसाब से उन्हें 6 सीटें हासिल करनी थी, मैक्सिमम 7, लेकिन उन्होंने 10 सीटें हासिल की। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंध के अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। सर, अभी हो रही है, अभी बोरियां खुली हुई हैं, अभी हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात है, कोशिशें हैं सिंध में, स्पेसिफिकली एमकेएम से रिलेटेड मेरा सवाल है, स्पेसिफिक बात। मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ एमकेएम से बल्कि बाकी सियासी पार्टी के साथ भी डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सिनेरियो तब्दील हो चुका है। ये 2018 नहीं, 2021 है। एमकेएम एक मजबूत, मुनज़्ज़म, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और मैं समझता हूं कि अराकीन सभा असेंबली भी इस बात को, मैं खुद कौमी असेंबली का मेंबर, मैं भी इस बात को समझता हूं कि जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझे देगी, मुझ पे लाजिम और फर्ज बनता है कि मैं उसी कॉन्टेस्ट में जाकर उम्मीदवारों को। सर, आपके जो बाकी एमपीएस है वो भी आपकी सोच से मुत्तफिक हैं? मतलब जो भी आप कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, आपका ख्याल है एमकेएम के तमाम लोग जो पार्टी कराची में बैठ के फैसला करी है उसके कहने पे वोट, उन्हीं के कहने पे देंगे वोट? यस, मुझे अपने तमाम अराकीन सूबा असेंबली और कौमी असेंबली पे 100% इत्तफाक है, वो मुकम्मल राब्ते में है और हमारा जिसे कहते हैं हमारे यूनिट, सेक्टर और हमारे जो कारकुनान है उनका भी आपस में गहरा राब्ता मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी हमारा जो सूबा असेंबली के मेंबरान है इधर से उधर नहीं हो। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, बतौर कैंडिडेट, छोड़ दीजिए भी आपने फैसला करना है, बतौर कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट अपने क्रेडेंशियल्स और प्रोफाइल वाइज आपके नजदीक इस वक्त तगड़ा है? हफीज शेख साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनकी सियासत, उनकी कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए, छोड़ दीजिए वो पार्टी एफिलिएशंस वगैरह। देखिए मारिया, ये आपने जो सवाल पूछा है, मैं समझता हूँ कि खुर्शीद साहब भी जो है, हफीज शेख साहब भी जो है, मेरा ख्याल है कि तवील अर्सा तक एमकेएम के अराकीन असेंबली के साथ जो माजी में हुकूमत है उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा मौजूद है। इसी तरीके से जाती तौर पर मेरा भी इंटरेक्शन कैबिनेट के इजलास में होता रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूसुफ रजा गिलानी, आज भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का मेरे पास फोन आया था, हमने बावकार तरीके से गुफ्तगू किया और यही अर्ज किया कि एमकेएम के दरवाजे खुले हुए, पीडीएम आना चाहे, पीएमएलएन आना चाहे, पीपल्स पार्टी आना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन करना क्या है? एमकेएम पाकिस्तान लाजमी तौर पर इस बात को देखेगी कि उसका किसी फर्द वाहिद, किसी अशखास के साथ कोई मुआहदा नहीं है, बल्कि पोलिटिकल पार्टी के साथ मुआहदा। पोलिटिकल पार्टी कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो शख्स भी नामजद किया जाएगा, इसी तरीके से एमकेएम की तरफ से जो शख्स नामजद किया जाएगा, सेम वाइज वर्सा पीटीआई पे भी लाजिम होता है कि उन्हीं शख्स को वोट दिया जाए। तो यस, हम समझते हैं कि अशखास के बुनियाद पे नहीं,
बल्कि सोच, नजरिए और पार्टी की बुनियाद पे। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अपने बाकियों की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि जरा कराची में आज ये जरा थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो इसी से हमने आगाज किया। चौधरी मंजूर साहब, मैं आपकी तरफ इसलिए आऊंगी क्योंकि आप लोग MQM से मुलाकातें कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, आप लोग का एक बैगेज भी है, हिस्ट्री भी है, साथ मिलकर काम भी करना है, वर्किंग रिलेशनशिप भी बनाना है। इस वक्त ये जो बात राब्ते किए जा रहे हैं सिंध में, MQM वाले कह रहे हैं उनसे, और ऑब्वियसली वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी वाले भी राब्ते कर रहे हैं इस वक्त। तो आप लोग चाहते क्या है? क्या जो सिंध के अंदर भी पंजाब जैसी अरेंजमेंट हो जाए, ये आपकी प्रायोरिटी है, ये सोच है पीपल्स पार्टी की सिंध के कॉकस के हवाले से? मारिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम सेनेट का इलेक्शन चाहते हैं। आपने पूछा चाहते क्या हैं आप। हम सेनेट का इलेक्शन चाहते हैं और सेनेट के इलेक्शन के लिए हम अपने उम्मीदवारों के लिए वोट चाहते हैं और फिर उनकी कामयाबी चाहते हैं, और कामयाबी के बाद उनको सेनेट के अंदर अक्सरियत चाहते हैं। अक्सरियत के बाद फिर हम उनको अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन देखना चाहते हैं। फिलहाल तो हमारी ये मर्जी है, ठीक है, या ये ख्वाहिश है। अब देखना आपको ये है कि सिंध का और पंजाब का सिनेरियो मुख्तलिफ है। पंजाब में दो बड़ी पार्टियां हैं, नून लीग और PTI। दोनों ने आपस में तय कर लिया, और हमारे पास तो सिर्फ 7 वोट थे। हमारे पास हमें ये कहा था पहले कि नून लीग ने कि जो जायद वोट होंगे वो आपको दिए जाएंगे, 22 के करीब हैं। फिर सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि वो शायद हमें ना मिल पाते, तो हमें कहा गया, जिस दिन हम खाने पे गए हमें कहा गया कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। हमने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। बाकी चाहे परवेज लाई साहब ने या मिलके यहाँ पे कोई जो भी सेंस प्रिवेल हुई है उसमें बिला मुकाबला हो गए। हाँ, अलबत्ता अली मोहम्मद खान साहब है, अगर इनकी जगह पे कोई और होता तो फिर मैं जरूर कहता कि ये मुकमुका हो गया है और आप तो डाकुओं को कातलों के साथ बैठना नहीं चाहते थे, आप बैठ गए हैं। लेकिन सिंध का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे जरा पार्टी पोजीशन पहले देखें। पार्टी पोजीशन ये है कि टोटल 168 सीटें हैं जी। PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 100 हैं इस वक्त जी। जमात इस्लामी के पास 1 है, TLP के पास 3 है, MKM के पास 21 है, GDA के पास 14 है जी, और MMA के पास भी 31 है। एक MMA के पास भी है जी। वही अब ये है जो MMA के पास, JUI के पास है। जी जी जी। अच्छा, इस तरह से ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है। 169 है, 69 इस वक्त है, 69 इनके पास हैं। अपोजिशन के पास मजमूई तौर पर उसमें से JUI या जमात इस्लामी वो दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर चुकी हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 100 होगी, वो 68 रह गए। सही। अब जो वोट बनेगा वो जरा उसको आप लगा लें, टोटल को तकसीम कर लें, आप 7 पे तकसीम करें तो वो कोई वोट बनते हैं, कोई 23 साढ़े 23 के करीब वोट बनेंगे जो एक उम्मीदवार को चाहिए जी। MKM के पास 21 है, इस एतबार से उनकी एक सीट भी नहीं बनती। PTI की एक सीट बनेगी, जो वो सीट जो है वो अगर बनेगी तो। लेकिन जो टेक्नोक्रेट और लेडीज की सीट है उसके लिए 84 चाहिए। सही। तो ये सारे मिलकर भी 84 इनका नंबर नहीं बनता। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम MQM को 2 सीटें दे दें, चूंकि अलायंस हम करना चाह रहे हैं उनके साथ। तो अलायंस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आते हैं, एक हम लेडीज सीट उनको दे सकते हैं, एक हम जनरल सीट दे सकते हैं। तो वो दोनों सीटें हम दे के उनसे टेक्नोक्रेट के वोट लेकर हमारी टेक्नोक्रेट की दोनों निकल आएंगी, एक लेडीज निकल आएगी, और बाकी जो है वो 6 वो निकल आएंगी। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिक्योर होती है, वो भी सिक्योर होते हैं। और सर अब तक ये सारी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। ठीक है, सारी पार्टियों ने अपने अपने, और कोई विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं। हाँ सर, लेकिन बात क्या गिलानी साहब की सीट के ऊपर, गिलानी साहब की सीट पे वोट पे बात रुकी हुई है, जो वो मामला है, क्योंकि इस पे शायद नहीं, कोई रुकी नहीं हुई, कोई रुकी नहीं हुई। ये नेगोशिएशंस होती हैं। क्या किसने आपको कह दिया कि रुकी हुई है? नहीं, जिसपे 2 बार इजलास करने पड़ जाए तो मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बहुत
زیادہ ہائی. کون اجلاس تو ان کا حق ہے وہ بھئی یہ الیکشن ہے, اس میں آپ 2 بار پہ گھبرا گئی ہیں. یہاں پہ تو میرے خیال ہے ہر گھنٹے بعد بدلتی ہوئی سچویشن پہ. چلے سر, آپ ورکر آدمی ہیں, آپ ذرا زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا. کہ میں تھوڑا آگے بڑھوں گی, میں علی محمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. 3 دن جو ہیں اب پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں گے, آج میں پڑھ رہی تھی, اور اس کی تو پہلے تصدیق کر دیجئے کہ ایسا ہی ہے, کابینہ کا اجلاس بھی نہیں ہوگا, فل فوکس الیکشن کے اوپر ہے سینٹ کے. وزیر اعظم صاحب کو خود آ کے بیٹھنا پڑ رہا ہے, کیا یہ ایک تشویش کی بات ہے یا یہ ایک کانفیڈنس کی بات ہے؟ اس کو آپ بطور پی ٹی آئی ورکر MNA کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا, بلکہ میری تو خواہش ہے ایز اے پارلیمانی امور کے وزیر کے کہ سیشن جب بھی ہو تو خان صاحب اپنے چیمبر میں ہی بیٹھیں پارلیمنٹ ہاؤس میں, اور جو بھی آفیشیل ڈیوٹیاں ہوں وہیں سے ہوں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کسی خوف کا یا کسی خطرے کی علامت ہے؟ تشویش بولا میں نے, خطرہ نہیں بولا, تشویش بولا. ہاں, تشویش اور خطرہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. نہیں, میرے خیال میں ذمہ داری کا جو ہے اظہار ہے کہ وہاں خود ہی وہ ذمہ داری کا اظہار کرتے وہاں پہ وہ بیٹھیں اور چیزوں کو وہ دیکھیں وہاں سے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں سینٹ الیکشن میں ہر جماعت اپنی کوشش کرتی ہے کہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ لے کے آئے, مینٹین کرے, اور ساتھ میں کوئی اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو 2nd, 3rd, 4th پریفرنس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا ووٹس مل جائیں, جس سے عام عوام یا عام لوگوں کو اتنی اس کی زیادہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جو سینٹ الیکشنز میں مہارت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں زیادہ. لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ ووٹ, اگر آپ کسی کو کنونس کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, وہ تو ایک اچھی ایک پولیٹیکل عمل ہے. لیکن جب آپ اس کنونسنگ میں آپ ان کو وہ انسینٹیوز دیتے ہیں جس سے آپ کسی کی ضمیر خریدتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی کو پیسے آفر کرتے ہیں, جو ایک بہت قبیح عمل ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کے عمران خان صاحب مخالف ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جس کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب بھی مخالف تھے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے یہ بات اس پہ دستخط کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آج ان کی دونوں بڑی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, وہ اپنے لیڈران کی اس نقطہ نظر سے وہ یو ٹرن مار چکے ہیں. اس لیے میں اس کو مدر آف آل یو ٹرنز کہتا ہوں. باقی اگر آپ نے کسی جماعت سے بات کرنی ہے تو آپ ان کو انگیج کریں, جس طرح MQM سے بات کی ہے. ہمارے ایلائی ہیں, ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہیں, لیکن اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو ہماری طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے, وہ بات کر سکتے ہیں. پابندی تو نہیں ہے, لیکن obviously ابھی آپ نے سنا مین الحق صاحب کو, وہ ان کی اپنی بھی گریونسز ہے سندھ میں. وفاق سے بھی obviously MQM کا جو ہے یہ چلتا رہتا ہے معاملات, وہ معاہدے سائن ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ عمل نہیں ہو رہا. تو آپ کو کیا اس وقت لگتا ہے کہ کیا آپ لوگ نیگوشیٹ کر کے MQM کو اپنے حق میں ہی ووٹ ڈالنے پہ کنونس کر لیں گے, یا کر چکے ہیں, یا اس وقت کیا ہے سٹیٹس؟ میرے خیال میں ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہے گیلانی صاحب کے لیے. اچھا, تو راوی چین ہی لکھ رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ MQM جو ہے مضبوطی سے کھڑی ہے. باقی جو ہے اپنا منظور صاحب ہنس رہے ہیں, تو میں کسی جماعت کے حوالے سے نہیں, لیکن اوور آل سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کے ایک بات کی, لیکن یہ وہ سن نہیں پائے, اس وقت پروگرام سٹارٹ نہیں تھا. تو میں نے ان کو ویسے ہی کہا کہ ہمارے گڈرے بھائی آگے ہیں. گڈریا سمجھتے ہیں نا, جو بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں, خریدار جو ہوتے ہیں. تو ان کی طرف اشارہ میرا بیسیکلی پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کی طرف تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ ایک اچھی بلی ایک پولیٹیکل جماعت کے لوگوں کو کال کریں کہ مجھے کال کرنے پہ زرداری صاحب چیک گویرا بن گئے ہیں. کوئی یہ میں پوچھوں گی کہ زرداری صاحب کیوں اسلام آباد آئے ہیں, یہ پوچھیں گے جو آپ نے کہا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. میں ذرا اگر جاوید لطیف صاحب کی ہم وہ والی بات چلا سکیں, ہمارے پاس موجود ہے, جس میں وہ پورا وانٹ سمجھا رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. اگر وہ پہلے سنوا دیں پھر ملک صاحب سے سوال پوچھیں گے. جی, آپ نے کہا تھا کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی. سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ گیا پنجاب کا اور بلا مقابلہ ہو گئے, تو کہ آپ کو پتا تھا یا بالا بالا ہو گیا سارا فیصلہ؟ اب اس معاملے میں میں کیا کہوں, میرے خیال ہے میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر. اپنے 3 جنرل سیٹ کو الیکٹ کرنے کے بعد 21 ووٹ ہمارے زائد تھے, 10 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے, اور 10 کے قریب تھے کاف لیگ کے. کمل علی آغا صاحب الیکٹ ہو گئے, تو پھر آپ کو 3 تاریخ کے لیے سمجھ آ جانی چاہیے. فیوچر میں جو اسلام آباد کی یہ سیٹ ہے اس میں آج کا ایکشن ری پلے ہوگا. یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے. میں کہتا ہوں واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں.
मलिक साहब, ये जो पूरा काउंट बताया है पंजाब में 21 वोट, फिर 10 वोट, 21 PMLN के 10 जो है वो और 10 करके उन्होंने ब्रेक डाउन बताया है। काफ लीग के सेनेटर भी बन गए हैं। इसी का एक्शन रीप्ले वो कह रहे हैं कि जी विफाक में भी होगा। सो वो तो जिन लोगों से बात भी करना गवारा नहीं था, जिस सिस्टम के अंदर आपको लगता है कि इतने लूप होल्स हैं और ये आए ही एक लेजिटिमेट तरीके से नहीं है, उसी के अंदर अब आप इस तरह से उनसे बात भी कर रहे हैं, आप लोग आपस में सेटलमेंट्स भी कर रहे हैं, तरमीम करने की बात करते हैं तो वो आपको बात पसंद इसलिए नहीं आती कि जी खान साहब के साथ नहीं बात करनी है, लेकिन अगर सेनेट के अंदर एडजस्टमेंट करनी है तो वो हम कर भी रहे हैं। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो इस पूरी बहस में आपके प्रोग्राम पे भी मैंने ये बात कही कि आई टेक इट एज अ वेरी डेरोगेटरी एक बयान के तौर पे मैं लेता हूँ जब आप अपनी पार्लियामेंट्री पार्टीज को आप भेड़ बकरियों के साथ तशबीह देते हैं और कहते हैं कि ये बिकने वाले लोग हैं। तो आपका कोई हक नहीं है कि उनके मैंडेट की बुनियाद पे आप अपने हाउस को लीड करने के लिए वहाँ बैठ जाएं। अगर आपके अंदर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस वाले लोग पकड़े गए तो आपने अच्छा किया, उनको सजा दी। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टीज में आज तक कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसकी वजह से हम ये जो आपने गुफ्तगू शुरू की हुई है, तो चौधरी परवेज इलाही इस एनवायरनमेंट में जब पीटीआई एक बिल्कुल एक बुल इन चाइना शॉप वाली कैफियत में खड़ी है और वो हर चीज को टक्करे मारती फिर रही है, तो चौधरी परवेज इलाही क्योंकि ओबियसली एक बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, तो वो उनको अंदाजा हो रहा था कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। उसकी पहली शक्ल ये थी कि उन्होंने फिर एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला ये था कि ठीक है, अगर आप लोगों ने इस जो पीटीआई के बकौल कि उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बिकती है, तो उस अपनी बिकती पार्लियामेंट्री पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप 3 अपने ले लें, आपके पास अगर इतने वोट ज्यादा हैं तो ये एक मेरे उनका काफ लीग के बगैर तो उनका चौथा सेनेटर बनता नहीं था। तो इस बुनियाद पर उन्होंने उनसे कोई एडजस्टमेंट कर ली और यही बात जो थी वो जावेद लतीफ साहब भी कह रहे थे कि अगर फिर पीछे 31 रहते थे, यही आपको चौधरी मंजूर साहब बता रहे थे कि अगर नंबर ऑफ वोट्स ऐसे होगा तो फिर सीट के लिए कितने वोट्स रिक्वायर्ड है, तो कैसी एडजस्टमेंट्स होती हैं फिर उस पर। तो ये इस तरह का एक मामला है। जो आप बात कर रही थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के हवाले से, देखें अब पीटीआई की जो वफाक में हुकूमत है इस वक्त कायम, वो इत्तेहादी जमातों के ताउन के साथ है। उसमें एमक्यूएम है, काफ लीग है, मैंगल साहब थे वो चले गए इनके साथ से। तो इनकी जो बर्तरी है वो अलाइड पार्टीज के वोट्स के साथ है। अब वो किसी सूरत भी पीटीआई की टिकट के पाबंद नहीं है। उनके अपने सेनेटर्स खड़े हैं, सिंध में खड़े हैं। अब वो अपनी अलायंस में रहते हुए उधर ही वोट देते हैं, ये उनकी स्वाबदीद है। और वो अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो ये भी उनकी स्वाबदीद है। जिस तरह उन्होंने इनकी हुकूमत साजी में इनकी मदद की और उन्होंने प्रेफर किया टू सिट ऑन द गवर्नमेंट बेंचेस, तो उनके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है, ना अखलाकी एतबार से और ना ही किसी सियासी एतबार से। वो अपना इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकते हैं। अब तो ये अब इसमें कौन सी ऐसी कोई हॉर्स ट्रेडिंग है या खुदा न खास्ता इसमें ऐसी कौन सी जो अली मोहम्मद खान साहब जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी अगर यूसुफ रजा साहब जीतते हैं तो किसी इल प्रैक्टिस के नतीजे में, किसी करप्ट प्रैक्टिस के नतीजे में जीतेंगे। अगर वो एमक्यूएम के वोट्स अपनी फेवर में उनको हार्बर कर लेते हैं वो अपने साथ, तो क्या होगा कि वो क्या जरूर एमक्यूएम कोई लिख के दे बैठी है कि वो बी पार्टी टू द तहरीक इंसाफ है? नॉट एट ऑल। वो तो इनके साथ एक गवर्नमेंट की अपनी इत्तेहाद में बैठ के इनकी हुकूमत बना के बैठी है। सेनेट में वो फैसला कर लेते हैं कि हम साथ नहीं हैं। मलिक साहब, मेरा ख्याल है ये स्पेसिफिकली कराची रिलेटेड स्टेटमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रॉब्लम इनके लिए केपी में भी, पंजाब में तो खैर सेटलमेंट हो गई, बलोचिस्तान के अंदर ये इनके कराची में तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना। वहां पे तो एमक्यूएम ने तय करना है या वो वफाक के साथ है या नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, वो पता चल जाएगा उन लोगों को। आई थिंक ये बाकी जगहों की बात कर रहे हैं कि जहां पे फिर इनको सेटलमेंट्स करनी भी पड़ेगी। केपी के लिए भी वो यही फॉर्मूला देख रहे हैं कि भाई वहां पे भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। नहीं, देखिए ना, इनकी तो उसके बाद तो ये चार्जशीट है। अब किस हाई मॉरल ग्राउंड पे या किस हैसियत में, अगर मेरा ये वर्ड किस हैसियत में कहना कौन पार्लियामेंट्री है तो मैं आई कैन ट्राई टू सब्सटीट्यूट दैट वर्ड। डस्का के इलेक्शन में जो चार्जशीट हुई है उसके बाद
और जो परवेज खटक के भाई ने, लियाकत खटक ने 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जाने की चार्जशीट की, उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास कोई इखलाकी जवाब रह जाता है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करे? चले सर, यानी जहां पर आपने प्री पोल वो तहकीकात इनकी अपनी जमात ने करानी है। हाँ, वो अदालत में मामला जाएगा, उसकी तहकीक होना जरूरी है। देखिए नहीं, एक सेकंड देखिए मारिया, देखिए बात ये यहाँ सवाल ये है कि आपकी विद इन द पार्टी रैंक्स एंड फाइल्स में से ये आवाज उठ रही है और वो लोग ये कह रहे हैं कि ये अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये अब एलिफेंट ट्रेडिंग है। अच्छा, यानी आप इल्जाम लगाते थे अपने एमपीएस पे कि वो वोट बेचते हैं, अब इल्जाम लग रहे हैं इनके चेयरमैन पार्टी पे जो वजीर आजम भी हैं कि वो टिकटें बेचते हैं। 35 करोड़ की टिकट बेची है, तो इसका क्या मतलब? ये मैं ब्रेक से वापस आके मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब से ही पूछती हूँ, क्योंकि जब हमारी प्रोसेस थे इस अमल को शफाफ ज्यादा जो बनाना था, इसका सबसे बड़ा मुतालबा पीटीआई का ही था। बहरहाल ब्रेक के बाद इस पर जरा आके बात करते हैं। और ऑब्वियसली जितनी शफाफियत है इस वक्त वो वफाकी हुकूमत की ही जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसमें तमाम एंटिटीज का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वफाकी हुकूमत को इनिशिएटिव लेना होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि भाई जो भी टिकट बेचने की, खरीदने की जो बातें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोग कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो बलोचिस्तान में अब्दुल कादिर साहब थे, बहरहाल कारकुनों के कहने पे उनका टिकट जो है वो वापस हो गया, लेकिन फिर वो उनको बाप ने टिकट दे दिया, बाप पार्टी ने, वहां से फिर आपके कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। सो मोर और लेस वो मतलब सेनेट में उनका फिट हो ही गए वो, डिस्पाइट आपकी वहां की पार्टीज की शदीद जिसे कहते हैं रिजर्वेशंस के, तो एडजस्टमेंट शायद आपको करनी पड़ी, लेकिन उन पे इल्जामात टिकट खरीदने बेचने के ही लगे थे उस वक्त भी। देखिए, जो भी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को 23 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो जिसको भी किसी सियासत की थोड़ी बहुत शुद्ध है, उनको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो ना मियाँ साहब की तरह जो है पनामा में जिस तरह उनके केसेस आए, ना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ना जरदारी साहब की तरह सरे माल बनाते हैं, ना हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि साफ सुथरी सियासत करते हैं। तो बड़ा मुझे अजीब लगा कि मलिक साहब जैसे संजीदा सियासतदान कहते हैं कि जनाब कोई पैसे में से वो टिकटें बेचते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में फिर शायद मलिक साहब सियासत को फिर शायद इतना वो करीब से नहीं जानते कि इमरान खान साहब सब कुछ कर सकते हैं। जमीर का सौदा अगर उन्होंने करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। उनको बहुत पहले वजारत उज़्मा ऑफर हुई थी, हाँ उन्होंने रिजेक्ट की। मियाँ साहब जो है वो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया था, उनसे भी बहुत पहले कंधे पे बैठ के जनरल जिलानी साहब के। तो मलिक साहब हर कोई मियाँ नवाज शरीफ नहीं होता, कुछ लोग यहाँ नजरियात की सियासत भी करते हैं। अब इमरान खान साहब ने अगर ये बात की है कि पाकिस्तान की सियासत में आप खरीदो फरोख्त ना करें, तो क्या पहली बार कोई शख्स की बात कर रहे हैं? अब अगर ये लोग अपने लीडरान की बातों से भाग गए हैं, पीछे हट गए हैं, तो हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात है, देखें मुझे कोई हक नहीं है मैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी मेंबर को कन्विंस करूं कि आप मुझे वोट करें, या तो अगर वो मुझे वोट करेगा सबसे पहले तो उसमें अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि अगर वो नून लीग का है तो वो अखलाकी तौर पे नून लीग से इस्तीफा दे, मेरे जमात के टिकट पे पास हो के फिर मेरे कैंडिडेट को वोट करे। ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है शेर पे उस पे पास हो, उसके पास शेर का निशान हो, वोट वो भले को दे। ये क्या मतलब? देखें दिस वे ये तो हुआ ना, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में ऐसा हुआ। और जिस तरह फिर ये बात करते हैं कि लेजिटिमेसी फिर चैलेंज करनी चाहिए, तो फिर शायद उन दो की भी लेजिटिमेसी चैलेंज होनी चाहिए, जिसमें आप ही के फॉर्मूले के मुताबिक कि भी जो टिकट है उसके उम्मीदवार को आप वोट दें। देखिए इमरान खान तो इस सारी चक्करबाजी के खिलाफ निकले हैं। वो मैं इससे नहीं, मैं ये बात नहीं करना चाहता कि हम कोई 100% दुरुस्त हैं या जनाब हम कोई सारे ही जनाब सिद्दरतुल मुंतहा से खुदा न खास्ता नीचे उतर के आए हुए बड़े के पाक साफ लोग हैं। हम में भी गलत लोग हैं, लेकिन हमारी जमात का उमूमी जो रुझान है, हमारा जो स्टैंड है, जो हमारे एक बेसिक प्रेमाइस है, वो यही है कि पाकिस्तान के साथ में खुदा का वास्ता ये चीजें छोड़ें, या आप मेरे साथ हैं या आप मेरे साथ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे साथ भी हो लेकिन आप मारिया साहबा के साथ भी हो, आप दिन को जो है जरदारी साहब के साथ हो, रात को नवाज शरीफ साहब के साथ हो? ये नहीं होता जी। या फिर हम इस सियासत देखें सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जब अपने साथ हो रहा हो तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर उसी से हम फायदा उठाएं और उससे हमारे हक में ये तमाम एलिमेंट चले जाएं तो हमें बुरा नहीं लगता। इसमें सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की एग्जांपल मैं फिर दे दूंगी, लेकिन आपकी बात को मैं सपोर्ट करूंगी यहाँ पे
किस तरह? ये 20 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ साहब भी इसी किस्म की किसी कशमकश में थे और ये अखबारी तराशा मैं पहले भी दिखा चुकी हूं, दोबारा दिखाती हूं। लीगी अरकान सेनेट में वोट नहीं देंगे तो कार्रवाई होगी। तो उस वक्त भी जब आप होते हैं इक्तदार में, उस वक्त जो नाराज लोग होते हैं, उस दिन अब्दुल कादिर बलोच साहब नाराज थे, उनको मनाना था। ऐसा ही कुछ 2012 सदर आसिफ जरदारी साहब उस वक्त जो हैं वो पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस वक्त वो कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग बदतरीन फेल है, मजामत करते हैं। फरियाल तालपुर साहिबा ने उस वक्त तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये जो तमाम मनाना था और इस चीज को मैनेज करना था वो ये हैंडल कर रही थी। सो ये एक ट्रेंड रहा है। लेकिन बहरहाल कल अदालत की तरफ से कीमती राय भी आनी है। बिलावल साहब ने आज बात करते हुए कहा कि वो दोनों सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जरा सुनिए वो उन्होंने क्या कहा, फिर चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे कि क्या तैयारी है इनकी। सीक्रेट बैलेट चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात में हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है। पीपल्स पार्टी तो क्लेम करती है कि हमने दोनों की तैयारी की हुई है। चौधरी साहब, ये तो बड़ा कोई आपका प्लान ए प्लान बी इन प्लेस है, क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी अगर फैसला हक में आ गया या खिलाफ आ गया। अच्छा, सी भी है प्लान। अच्छा, ग्रेट। प्लान सी भी। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा, अभी अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि वो उधर आ रहे हैं, वहां पे बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर को बैठना चाहिए। वो किसी ने ना पीर पगाड़ा साहब को भुट्टो साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना का कह दिया। वो इलेक्शन लड़ना खड़ा हो गए। पीर पगाड़ा साहब साल में एक बार आते थे बालकनी में, वो भी दीदार करवाते थे। अब भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने एक जलसे में कहा कि ये भी मेरा एहसान माने कि मैंने पीर साहब का दीदार मुफ्त करवा दिया है लोगों को। तो ये भी हमारा एहसान माने इनके मेंबर्स कि हमने वजीर आजम साहब का दीदार करवा दिया मुफ्त में, और 2 दिन पूरे वो दीदार करेंगे जो चाहे दीदार करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि देखें, कोई जरदारी साहब चे गुवेरा नहीं है और इधर कोई इमरान खान भी लेनन नहीं है। ये भी देखने की जरूरत है। तो ये ऐसी बातें हैं जो या ये कोई माओजे तुंग तो नहीं है जो इस किस्म की बातें करते हैं। रही बात ये कि अमलन इनकी पार्टी टूट चुकी है। अच्छा, आप सिंध के अंदर देखें, एक ग्रुप कह रहा है कि हम इमरान इस्माइल को हटाएं। उन्होंने खत लिख दिया है वजीर आजम को, गवर्नर हटाएं। और जो खत लिखने वाला ग्रुप है वो, और जो इमरान इस्माइल का ग्रुप है वो कह रहा है फैसल वाडा को वोट नहीं देंगे। अंदर से वो लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं कि वो अबड़ो साहब ने 35 करोड़ रुपया दे के टिकट हासिल किया। नौशहरा का एक्शन रिप्ले ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। उधर से आवाज आई थी केपी बलोचिस्तान के अंदर से, केपी के आपको याद है बलोचिस्तान के अंदर से रिंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। वो 70 करोड़ रुपया आवाज है कि उसने देकर टिकट लिया था, और अब उसके आप पीटीआई ने अपना कैंडिडेट उसके हक में बिठा दिया। यानी कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो एक ही है कि आपने उसको सपोर्ट कर दिया। अल्टीमेटली जो बात लोग कह रहे थे वो प्रूव होगी, केपीके के अंदर आपके सामने है। अब मसला ये नहीं कि कोई लोगों को खरीदता, आपके लोग आपको वोट देना नहीं चाह रहे। चौधरी साहब, अगर आप जो है, अगर इसको मैं समअप करूं, आप ये कह रहे हैं जो नौशहरा की निशिस्त पे हुआ, लोग अगर वोट ना दें, नहीं, मैं आपको आपके सामने मारिया है, आपके सामने दूसरा से लोग वोट दे ही ना इनके कैंडिडेट को, तो फिर भी गिलानी साहब जीत जाते हैं। हमारा फर्ज है कि हमारा हक है, एमकेएम की एक सीट नहीं वहां पे बन रही, हम उनको 2 ऑफर कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे होंगे ना। तो ये हम अपना हिस्से का अगर दे रहे हैं तो कहीं से हम लेंगे भी उनसे कुछ। तो ये चीजें होती हैं, ये ऐसे नहीं होता सारी चीजें जो है। और फिर अगर परवेज लाई साहब की बात मानी है तो परवेज लाई साहब को भी कोई बात माननी होगी। और इसी तरह से अगर पीटीआई के लोग अगर वोट देना चाहते हैं गिलानी साहब को, उसकी कई रीजंस है। गिलानी साहब का अपना अच्छा रिलेशन है, गिलानी साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर एक ही प्राइम मिनिस्टर था। कौन गिलानी साहब को वोट देना चाहता है? जो उन्होंने क्या आपको एश्योरेंसेस दी है, कोई बातचीत हुई है, कोई आपको सिग्नल्स भेजे हैं कि हम पीटीआई से हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं? नहीं, वोट इनके कैंडिडेट को नहीं देना चाहते। अच्छा, ठीक है, इसमें फर्क है। कुछ लोग वो हैं कि इनके कैंडिडेट के खिलाफ डालना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हमने उसको देने ही नहीं वोट। और आमर लियाकत की मिसाल आपके सामने है, शकूर शाद की मिसाल आपके सामने है। वो तो टीवी पे आकर कह रहे हैं, मैंने आज तक यह ऐसे नहीं देखा पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये कहेंगे कि चूंकि हम बड़े जमहूरी लोग हैं
اور جمہوری لوگ ہیں اور اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں عملاً جو ایکچولی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور یہ تو آگے 3 کے بعد پالیٹکس کھلنی ہے. تو پھر دیکھیے کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے پالیٹکس اپنے. چلے لیکن اس کا بڑا رہی بات فیصلے کی, ہماری تیاری ہے پوری, بالکل دونوں تینوں ہمارے پاس پلانز ہیں. چلے میں پی ایم ایل این سے بھی تو پوچھ لوں نا کہ ان کی کیا تیاری ہے. ملک احمد خان صاحب, آپ لوگوں کی کیا اوپن سیکرٹ دونوں کی تیاری ہے یا آپ کا کیا اس وقت اس پہ رد عمل ہے؟ نہیں, ہمیں تو بڑا واضح طور پہ پتہ ہے کہ اب یہ جو یوسف رضا صاحب والا الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف کی بڑی فاش شکست ہے, وہ تو میں نظر آ رہی ہے. اچھا. اور اس میں ہمارا یہ خیال بھی ہے کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں نا. دیکھیں, ایک تو اگر آپ کی پوزیشننگ یہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی ہم تو بڑے ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز اور بغیر کسی دھوس دھاندلی والے الیکشنز, اور بالکل ریسنٹ پاسٹ میں 3-4 دن پہلے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت پہ ڈسکا کا چارج شیٹ ہے. وہ انتظامیہ کو نکال رہے ہیں, وہ الیکشنز دوبارہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو شو کازز جا رہے ہیں کہ آگے ایکسپلین کریں کہ یہ سازش کہاں پہ تیار ہوئی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, آپ گنتی جائیں. کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ود ان دیئر پارٹی لوگ یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں ٹکٹیں لینے کے لیے. ہم نہیں کہہ رہے, ان کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے. تو جب ان کی پارٹی میں سے یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم علی بھائی کے سامنے یہ رکھیں بات کہ اگر آپ کا لیاقت خٹک جو پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں, آپ کے صوبائی وزیر ہیں, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ, دیکھیں نا کیا ہوا. وہ جو انہوں نے بھی میرے خیال ہے بڑا تفصیل سے جواب دیا, وہ بے شک آپ اس سے مطمئن نہ ہو لیکن اس چیز کو ایڈریس کر لیا تھا انہوں نے. نہیں دیکھیں میں اسی ایڈریس کیے جانے کا تو ناقد ہوں. یعنی آپ کے اوپر تو ایویڈنس آ رہی ہے نا کہ لوگ آپ ٹکٹ دیتے ہیں پھر وڈرا کرتے ہیں, تو دس سپیلز آؤٹ کہ آپ کی اس ٹکٹ کے اندر کوئی جھول تھی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہی ٹکٹ ایک کے پی میں سلیم الرحمان صاحب کی ٹکٹ کی بات آتی ہے, الزام لگتا ہے ان کا تعلق بھی مردان سے یا نوشہرہ سے, اور پھر وہ ایلیگیشنز کے وہ پرویز خٹک صاحب اور وہ لوگ جو 2 پارٹی سے نکالے گئے تھے بڑی سرمایہ دار حیثیت رکھتے ہیں وہ دونوں وزراء جو صوبائی وزراء تھے, ایک سگریٹ کے کنگ ہیں. اور جی بالکل سر, پی ٹی آئی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ان گیٹنگ دیئر ہاؤس ان آرڈر. اگریڈ, یہ بات صحیح ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ, ماریا دیکھیں نا, دیکھیں بات سنیں نا, اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ ان آرڈر, اٹ از اباؤٹ بینگ الیجڈ. الزام لگ رہے ہیں. ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ آپ کی یہ پوری جو کیمپین تھی, تو علی بھائی ہم اپنے پاس سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہہ رہے, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے چیئرمین پہ الزام لگا رہے ہیں, اور وہ تو اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے بس کوئکلی بتا دیجئے نا کہ یہ جو کل عدالتی رائے ہوگی اس میں اوپن یا سیکرٹ بیلٹ جس کی بھی کل ہے, تو اس حوالے سے جیسے پیپلز پارٹی کا رد عمل آ گیا, پی ایم ایل این کا بھی. میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کیا کہے گی. جی سر بتائیں. اب میرے خیال میں تو بالکل ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ کے پاس ایڈوائزری جوریسڈکشن میں صرف ایڈوائز کرنے کا حق ہے. وہ اس کے بیونڈ ایڈوائز کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, سپریم کورٹ کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس بات کے ساتھ. جی رائے وہ ایڈوائزری نیچر میں میکسیمم پریزیڈنٹ کو واپس یہ ایڈوائز لکھ کے بھیج سکتی ہیں کہ یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کریں, اینڈ دیٹ از اٹ پیریڈ. اس سے آگے اگر سپریم کورٹ جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہوگا وہ آنیسٹلی اسپیکنگ انڈرمائننگ دا پارلیمنٹ ہوگا. میں نہیں سمجھ سکتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ کسی صورت بھی یہ اختیار جو کہ پارلیمان کا ہے وہ کسی. چلے کوئکلی مجھے یہی رد عمل علی محمد خان صاحب سے لینا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ ایڈوائز دے گی اور مغالباً یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ہی واپس لوٹا دیا جائے گا. علی محمد خان صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے یا آپ کی تھوڑی ڈیفرنٹ اس وقت ریڈنگ ہے سچویشن کی؟ سپریم کورٹ آئین کے مطابق فیصلہ دے گی, جو فیصلہ دے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو حکومت مانے گی, اور ہماری یہ جنگ جاری رہے گی اسٹیٹس کو کے خلاف. اسٹیٹس کو 1000 رنگ بدلتے ہیں, 1000 شکلیں بدلتے ہیں, ان کو سارے گور گت کے آتے ہیں. ایک چیز جو ان کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پکا مضبوط سٹینڈ نہیں لے سکتے, یہ ایک اصول پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کی بالکل نہیں لگتی, یقین کریں, لیکن صرف اور صرف اپنے سیاسی بقا کے لیے یہ عمران خان صاحب کے خلاف
متحد ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی ایک بار اگر پوری طرح کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد ان کا سیاست جو ہے یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اس کا کریئر کرم ہو جانا ہے. چلیں علی محمد خان صاحب یہ چلے ان کو پہچان گئی ہے. چلیں مجھے بھی آپ اس پروگرام کو یہاں سمیٹنا ہے, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. لیکن یہ جو بات ہے کہ بھئی کل عدالت اس کے حوالے سے کیا رائے دے گی, اس پر ہم نے ذرا ایک اوپینین لے لیا. تمام لوگوں کا بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, ذرا بلوچستان کا ذکر کریں گے. پی ایم صاحب کہتے ہیں 60-70 کروڑ جو ہے وہاں پر ریٹ ہے سینیٹر کا, لیکن صوبے کی اپنی حالت کیا ہے, ذرا ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے ویژولز. آج بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بولیاں لگ گئی ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بلوچستان میں سینیٹر بننے کے لیے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے. 50-70 کروڑ روپیہ جو سینیٹر بننے کی قیمت ہے. ذرا اس صوبے کی اپنی حالت ہم آپ کو دکھاتے ہیں. صوبے بھر میں جی لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 40% مجموعی شرح تعلیم ہے جو ملک میں سب سے کم ہے, اور جو شرح کے حساب سے ملک میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے بلوچستان میں. دوسری جانب صوبے میں 3000 کے قریب اسکول بند پڑے ہیں, اور افسوسناک صورتحال ہے کہ اکثر اسکولوں میں صرف ایک استاد تعینات ہے. ایسے میں اگر کوئی استاد چھٹی پہ چلا جاتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی اسکول بند ہو جاتا ہے. تو جی یہ ہے 50 سے 70 کروڑ پر سینیٹر صوبے والے جو اسکولز ہیں ان کی حالت. اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.